हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 2। और जैसा कि हमने पी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट किया है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी, 5 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी, जो कि क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि पी ब्लॉक तत्वों की आवर्त सारणी में विवेचना कीजिए तथा इनके प्रमुख लक्षणों का वर्णन करो। तो वो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया था, कवर कर लिया था। और अब उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट, जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते। सो माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम सेंटर। सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए और अच्छे से जितना भी मैं पीछे का कराता जा रहा हूँ आप पीछे का साथ ही साथ में रिवाइज करते चलें ताकि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और अपने नॉलेज को भी गेन करते रहिए, बढ़ाते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, चलो शुरू करते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व। ठीक है, क्या हम स्टार्ट करेंगे आज नाइट्रोजन परिवार के तत्व। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने तो डिस्कस कर लिया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे से वीडियो लेक्चर देखा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्व। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन परिवार के। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक। पहले हम बनाते हैं कि पी ब्लॉक क्या होता है, वहीं से स्टार्ट करेंगे सब्जी के बारे में। तो मैंने यहाँ पे बताया था ये पी ब्लॉक होता है और इसमें कितने 1 2 3 4 5, यहाँ पे थर्ड ग्रुप, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए और एट्थ ए, या इसे जीरो ग्रुप बोलते हैं। जीरो ग्रुप ये रखे होते एलिमेंट कौन से रखते हैं, बाल, गायक, इंडियन, तेल। याद हो जाना चाहिए, कल से यही पढ़ रहे हैं। बाल, गायक, इंडियन तेल मतलब बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। फिर इसमें बात की थी फोर्थ ग्रुप में हमारे पास क्या रखा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, पीवी ये रखे हमारे पास। फिर जो फिफ्थ ग्रुप की हमने बात की उसमें क्या रखा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, फिर जो हमारा सिक्स्थ ग्रुप में ओ, यस, से, तेल, पॉलिश मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम ये एलिमेंट रखे हैं। सेवेंथ ग्रुप में हैलोजन रखे हैं, सबको पता है हैलोजन, एफ, सीएल, बीआर, आई और एटी स्टैटिन। और जो एथ ग्रुप में है जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप या जिन्हें इनर्ट गैसेस कहते हैं कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान और रेडान। तो ये हमारे इतने पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो हमने ये तो पढ़े 11th में, ये भी 11th में पढ़े। आज हमें स्टार्ट करना है नाइट्रोजन परिवार के तत्व, मतलब ये वाली फैमिली पढ़ने 1 2 3 4 5 ये पांचों एलिमेंट्स को पढ़ना है। इस पूरे ग्रुप के बारे में आज हमें स्टडी करना है। कौन सा ये ग्रुप, कौन सा ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप को हमें स्टडी करना है। ठीक है, इसके एक एक एलिमेंट को स्टडी करेंगे, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, या क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्यों उनको इसी ग्रुप में रखा गया, दूसरे में क्यों नहीं रखा गया, इनके लक्षण क्या होते हैं, आज इन सारे बातों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन दो तीन प्रकार से आ सकता है, क्वेश्चन पहले समझ लो। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, एन पी एस एंटीमनी और बिस्मथ, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा। एन पी एस एंटीमनी बिस्मथ की आवर्त सारणी में विवेचना करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की आवर्त सारणी में विवेचना कीजिए तथा इनके प्रमुख लक्षणों का वर्णन करो। या ऐसे पूछ लेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की आवर्त सारणी में स्थित बताइए, कहां पर स्थित है और इनके प्रमुख लक्षणों का वर्णन करो। या ऐसे पूछ लेगा, ग्रुप फिफ्थ ए के एलिमेंट की आवर्त सारणी में विवेचना कीजिए और इनके प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। या ऐसे पूछ ले कि जो हमारा नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं उनकी आवर्त सारणी में स्थित की विवेचना कीजिए, तब भी यही करना है। ठीक है, तो इतने प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन अनेक, जवाब एक। तो जवाब तो एक ही है, क्या करना है अभी वो देखते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया किस प्रकार से क्वेश्चन आता है।
चलो अब स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व जैसे हमने वहां किया था पहले पी ब्लॉक के एलिमेंट, तो उनकी डिफिनेशन देखी, यहाँ थोड़ा उनके बारे में जाना पी ब्लॉक के एलिमेंट। ऐसे नाइट्रोजन फैमिली के बारे में थोड़ा पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो वहां पे क्या लिखा था, पी ब्लॉक के तत्व में क्या लिखा, वे तत्व जिन्हें आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में रखा गया है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और सारे के सारे ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें बताना कि कहाँ पे रखे, जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है ये आवर्त सारणी में कहाँ पे रखे ये बताना है ना। तो लिखेंगे वे तत्व जिन्हें आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के ग्रुप 15 या 5A में रखा गया है नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, वे तत्व, ये ऊपर हेडिंग लगा के चैप्टर का नाम डाल के लिखेंगे, वे तत्व जिन्हें आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के समूह, कौन सा समूह है, 15 और 5A में रखा गया है, क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये लिखेंगे, नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वे तत्व जिन्हें आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के समूह 15 या 5A, ठीक है, में रखे गए नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। इस के अंतर्गत या इस ग्रुप में या इस समूह में, ऐसे लिख देंगे, इस समूह में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आदि तत्व उपस्थित है। ऐसे आगे लिखते जाएंगे इसी में। फिर इन तत्वों को निक्टोजन भी कहते हैं, ध्यान रखना ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इन तत्वों को निक्टोजन भी कहते हैं। किन तत्वों को, इन पांचों के। ठीक है, इन पांचों को निक्टोजन कहते हैं। पूरी फैमिली है, इन पांचों में किसी को भी आप निक्टोजन कहते हैं, तो इन तत्वों को निक्टोजन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, इन तत्वों को निक्टोजन भी कहते हैं, इन तत्वों को निक्टोजन। ठीक है, इन तत्वों को क्या कहते हैं, निक्टोजन, याद रखना, निक्टोजन, इन तत्वों को निक्टोजन तथा इन तत्वों के यौगिकों, मतलब जो इनसे मिलकर यौगिक बने होंगे, यौगिकों को निक्टाइड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजें याद रखना, पूछ लेगा क्या निक्टाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो 5 तत्व हैं, इन तत्वों को हम निक्टोजन तत्व कहते हैं या निक्टोजन कहते हैं। और जो इनसे यौगिक बने हुए, जैसे NH3 बन गया, PS3 बन गया, ये देखो नाइट्रोजन से बना यौगिक है, फास्फोरस से बना यौगिक है, AH2S3 बन गया, या आर्सेनिक से बना यौगिक है, ये सब इन्हीं से तो मिलके बन रहे हैं। तो इसका मतलब इन्हें क्या कहेंगे, निक्टाइड। तो अमोनिया क्या है, कोई कहते हैं अमोनिया क्या, निक्टाइड, तो अमोनिया को निक्टाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, तो इन तत्वों को निक्टोजन तथा इन तत्वों के यौगिकों को निक्टाइड कहते हैं। ठीक है, निक्टाइड कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने इसकी डेफिनेशन बता दी और ये बता दिया, पोजीशन बता दी आवर्त सारणी में कहाँ पे ये रखे होते हैं। ठीक है, ये भी हमने बता दिया कि भैया वे तत्व जिन्हें आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के समूह 15 थे या 5A में रखा गया है नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। इस समूह में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आदि तत्व उपस्थित होते हैं। इन तत्वों को निक्टोजन तथा इन तत्वों के जो यौगिक होते हैं उन्हें निक्टाइड कहते हैं। ठीक है, निक्टाइड कहते हैं। तो इतना इनके बारे में जनरल हमने बता दिया। अब हम वही अपना खेल स्टार्ट करेंगे जो खेला रोज खेलते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनके कुछ लक्षण देखेंगे, प्रमुख लक्षण। और प्रमुख लक्षण में जो 5 लक्षण हमने कम से कम कोई भी क्वेश्चन आए तो 5 लक्षण तो वो करके ही आने हैं आपको। और मैं थोड़े आज एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, लेकिन 5 तो आपको बोर्ड एग्जाम में करके ही आने हैं। ठीक है, चलो तो अब आगे स्टार्ट करेंगे, वही इनके बारी से लक्षणों की जानकारी लेंगे, स्टार्ट करेंगे बारी से। ठीक है, चलो तो पहले इतना लिखो, फिर स्टार्ट करें, फिर लिखेंगे इनके प्रमुख लक्षण। इनके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित। क्या लिखेंगे, इनके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। ठीक है, इनके मतलब इस पूरे परिवार के। ठीक है, ये जो तत्व है इनके। ठीक है, इन तत्वों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। क्या लिखेंगे, इन तत्वों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इन तत्वों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है, और नंबर 1 हेडिंग लगा लेंगे, क्या वही, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़े। नोट करें इतना,
ओके, नोट करो, फिर आगे बढ़े, बढ़े आगे, आगे बढ़े, चलो रेस करें। ओके, रेस करता हूं तो पहले हेडिंग लगाएंगे, वही हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। पहली हेडिंग, क्योंकि फर्स्ट लक्षण हम वही पढ़ते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो नंबर 1 पहला जो लक्षण पढ़ेंगे इनका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल पढ़ाया था, अगर रिवाइज किया होगा तो सबको याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहला लक्षण, पहली हेडिंग क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। चलो देखो जल्दी, क्या पहले हेडिंग लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करना, देखो हमने कहा था जब पी ब्लॉक के एलिमेंट इन ओवरऑल पूरे इस ग्रुप की बात की थी, ओवरऑल ये पूरा जो कॉलम है इसकी बात की थी, तो हमने बताया था इन तत्वों का जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को NH2Np, ऐसे यही तो पढ़ाया था कल, NH2Np 1 to 6 होता है, यही तो पढ़ाया था जब इसके पूरे की बात होती थी। तो जब हमने इसमें किया था तो पी में 1 इलेक्ट्रॉन भरता था, इसमें पी में 2 भरता था, इसमें पी में 3 भरता था, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ऐसे देखो, इन तत्वों के बाह्य कोश का, बाह्य मतलब बाहरी, कक्षा, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा पूरा लिख लेना, इन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np क्या होगा, कितने बनेंगे, 3, NH2Np3 होता है, क्योंकि NH2Np3 होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np3 होता है, क्योंकि देखो किस ग्रुप में स्थित है, पांचवें ग्रुप में स्थित है, तो बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, तभी तो पूरे हो जाए 5। अब क्या करना, इतना लिखने के बाद इनके उदाहरण सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा दो, NH2Np3 होता है, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़े, जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़े, चलो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सबका। नंबर 1 पहले का नाइट्रोजन का, क्योंकि कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। अब उदाहरण में सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाना है। तो नाइट्रोजन का 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें, 1s2 2s2 और 2p3 हो गया। दूसरा क्या है, फास्फोरस, फास्फोरस का कितना होता है, 15, फास्फोरस का 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। लास्ट पी ऑर्बिटल में सब में 3 मिलेंगे। अगला कौन सा, आर्सेनिक, आर्सेनिक, आर्सेनिक का कितना होता है, आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक बताओ कितना होता है, आर्सेनिक का 33 होता है, कितना, 33, आर्सेनिक का 33, और इसका इसका एंटीमनी का 51 होता है, एंटीमनी का 51, और इसका होता है बिस्मथ का 83, बिस्मथ का कितना होता है, 83। तो सबका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कर ही लोगे ना, करके दिखाता हूं, इसका हो गया, इसका करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 3d10 4s2 4p6, यहाँ पे शायद कितना ज्यादा है, 2 2 4 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 2 32 1 33, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 33 है ना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, 1s2 2s2 2p6, देखो ध्यान से देखो, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3 4p3, हाँ 4p3, ठीक है, ये आएगा ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2 4p3 हो गया, 33 हो गए। 2 2 4 6 10 2 12 18 20 और ये हो गया 50 होता है ना, इसका 35 होता है। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35 35 33, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ पे ये 4s2 2 बार कर दिया ना, 2 बार यहाँ पे 3d10, अब सही है ना, या तो यहाँ से हटा दो, यहाँ से 4s2, तो अब हो गया ना 4p3, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4p3, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
3d10 और 4p3। ठीक है, तो ये हो गया आर्सेनिक का। कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p3। अगला इसका कितना 51 होता है एंटीमनी का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10। फिर यहाँ पे आएगा 5s2 और 5p3। 2 2 4 6 10 2 12 से 18 10 28 2 30 6 36 10 46 और 2 48 3 51। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इसका 51 होता है इसका एंटीमनी का। तो ये हो गया एंटीमनी का। अब इसका करके दिखाना, बिस्मथ का होता है 83। कितना बिस्मथ का 83। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 फिर 4 या 15 5s2 5p6 5d10 6s2 और 6p3। ठीक है, ये होता है इसका। देख लो 2 2 4 6 10 2 12 से 18 10 28 2 30 6 36 10 46। ठीक है, 4 50 10 60 हो गए, 2 62 6 68 10 78 2 80 3 83। ठीक है, तो ये इसका हो गया। ये सीख लो, बहुत ही इजी है, इसमें टॉपिक कुछ है नहीं टफ। इलेक्ट्रॉनिक गैस करना है, वहां पे पांचों का ना करना तो 3 का करना, लेकिन पांचों का करना है क्योंकि टोटल 5 ही एलिमेंट है और पांचों का नहीं कर पाओगे फिर फायदा ही क्या है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको आते होंगे, 11 12 में खूब, 11 में तो खूब पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कैसे करना है, सिंपल इनका रखना। तो इन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, हर NH2NP3, देखो हर बार NH2NP3 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 सॉरी हाँ NH2NP3, ये बाहर यहाँ पे लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, तो वो ऐसे लिख दो तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, 3d10 4s2 4p3, देखो लास्ट में हर बार यही मिलेगा NH2NP3 NH2NP3। ठीक है, तो अंत में यही आ रहा है। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहा है, 3 2 5। यहाँ देखो पांचवी कक्षा है, बाहरी कक्षा कौन सी है, पांचवी लास्ट वाली 5 नंबर। तो कितने इलेक्ट्रॉन 5 5, तो पांचवें ग्रुप में है तो 5 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही लास्ट कक्षा में। और पी में कितने होंगे 3 और 2 कितने, 2 किसमें एस में। तो याद रखें इन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। केवल आपको हेडिंग डाल के पहले लक्षण में इतना लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। और एक चीज लिख देंगे इसी के आगे, इसी के आगे यहाँ पॉइंट बना के नीचे लिख देना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलो यहीं पे आगे तो पॉइंट बना के स्टार बना के यहाँ नीचे लिख देना, इन तत्वों के बाह्य कोश में, बाह्य कोश बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। लिख लेना 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, देखो 5 इलेक्ट्रॉन है सब में, आखिरी कक्षा में लास्ट सेल में। देखो लास्ट सेल कौन सी है, पहली सेल नंबर 1 सेल, फिर दूसरी सेल, फिर आखिरी सेल कौन सी है, तीसरी पूरी कक्षा। तो कितने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 3 इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो याद रखें। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आ गया सभी को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, फास्फोरस का करेंगे 15 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, आर्सेनिक 33 होता है, ये कर लेंगे। फिर ये एंटीमनी 51 होता है 51, इसका ऐसे कर लेंगे। और बिस्मथ का कितना होता है 83, वो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब दूसरा लक्षण देखते, तो पहला लक्षण सबको समझ में आ गया। अब दूसरा लक्षण देखेंगे हमारा, दूसरा कौन सा, जो भी हम दूसरा अब देखेंगे संयोजकता। ठीक है, तो इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़े, नोट कर लो इसे फिर आगे बढ़े। चलो हाँ, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो लक्षण है इसका नंबर 2, उसको देखते हैं। तो एक लक्षण डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब दूसरा डिस्कस करना। तो दूसरा लक्षण इसका संयोजकता, कि इन तत्वों की संयोजकता के बारे में क्या जानकारी है, कि ऐसी कैसी संयोजकता प्रकट करती है। ठीक है, तो संयोजकता होती क्या है वो मैंने कल आपको अच्छे से समझा दी थी, कि कितने कोई भी परमाणु कितने बंध बनाता है, कितने लोगों को खुद से जोड़ता है, उसी को उसकी संयोजकता कहते हैं। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, वही उसकी संयोजकता होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन तत्वों की सामान्य, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, देखो इस ग्रुप में है 5वें ग्रुप में, किस ग्रुप में, 5वें ग्रुप में, किस ग्रुप में, 5वें ग्रुप में। तो 5वें ग्रुप में मतलब आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5,
अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 लोगों को जोड़ लेंगे। ये तो बताया था बाहरी मतलब कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है उतने को तो जोड़ता है, तो इनकी संयोजकता कितनी है 5। इन तत्वों की सामान्य संयोजकता, अधिकतम बात कर रहे हैं तो अधिकतम संयोजकता कितनी है 5। कितनी 5 अधिकतम संयोजकता इनकी कितनी है 5 और ये 3 भी प्रकट करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इन तत्वों की सामान्य संयोजकता +3 होती है, ध्यान रखो कितनी +3। 5 भी बनाते हैं लेकिन +3 होती है, 3 होती है, +3 होती है। जबकि सॉरी यहाँ पे +5 लिखो, +5 होती है। कितनी +5 होती है। ठीक है, इन तत्वों की सामान्य संयोजकता कितनी होती है +5 होती है, ये बात ध्यान रखना। इन तत्वों की सामान्य संयोजकता कितनी होती है +5। +5 भी होती है और +3 भी होती है, तो यहाँ पे +5 तथा +3 ऐसे दोनों लिख लो। इन तत्वों की सामान्य संयोजकता +5 और +3 होती है, +3 होती है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे +3 ही लिखो, सॉरी यहाँ पे +3 लिखो। इन तत्वों की सामान्य संयोजकता +3 होती है। अभी बता देंगे कैसे कैसे होती है। +3 होती है। कौन कौन सी नंबर 1 देखो कितनी होती है +3। अब कैसे देखो ध्यान से ना, यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन +3 संयोजकता प्रकट करता है। कितनी +3। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी प्रकट करता है +3। आगे फास्फोरस +3 भी प्रकट करता है, +5 भी प्रकट करता है, ये ध्यान रखेंगे। आर्सेनिक ये +3 भी प्रकट करता है, +5 भी प्रकट करता है। AS2S5 भी बनाता है, AS2S3 बनाता है। ठीक है, Sb एंटीमनी Sb ये +3। ठीक है, और ये कौन सा हमारा होता है बिस्मथ, बिस्मथ भी +3 बनाता है, तो +3। ठीक है, ये आर्सेनिक भी 3 ही संयोजकता दिखाता है, तो जो नाइट्रोजन ये सब 3 दिखाते हैं। तो इन तत्वों की सामान्य संयोजकता कितनी होती है +3। कितनी ध्यान रखेंगे कितनी +3 होती है। इन तत्वों की सामान्य संयोजकता +3 होती है, लेकिन जो फास्फोरस है वो क्या करता है 5 संयोजकता भी दिखाता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। जिससे बनाना चाहेंगे तो कैसे बना लेंगे, इधर ऐसे लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे तत्व, इधर लिखेंगे संयोजकता। ठीक है, इतना लिखने के बाद इन तत्वों की सामान्य संयोजकता +3 होती है। फिर एक तरफ लिखेंगे तत्व, एक तरफ लिखेंगे संयोजकता। ये ऐसे ना करके ऐसे टेबल बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे बना लेना ऐसे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे तत्व ऊपर और यहाँ पे नीचे लिख देंगे संयोजकता। छोटी सी टेबल बना लेंगे और ये टेबल बना के आना है वहां पे। तो तत्व कौन सा, पहला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितनी संयोजकता प्रकट करता है 3। फास्फोरस कितनी करता है +3 भी करता है और +5 भी करता है, आप लिख लेना। फास्फोरस कितनी करता है +3 भी और +5 भी। ठीक, फिर आर्सेनिक कितनी 3 +3 दिखाता है। एंटीमनी कितनी दिखाता है +3 और बिस्मथ कितनी दिखाता है +3। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गई इनकी संयोजकता। ठीक है, अब दिखाएंगे कैसे, दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा देंगे। अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से एक बात सुनिए। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, कि जो अब यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन है वो 3 संयोजकता दिखाता है, जबकि फास्फोरस वो 5 संयोजकता दिखाता है, क्यों। ये भाई है तो एक ही खानदान के, देखो एक ही खानदान के, तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ एक ही ग्रुप में रखे गए, तो ऐसा क्यों फास्फोरस 5 संयोजकता दिखा रहा है जबकि नाइट्रोजन 3 ही संयोजकता दिखा रहा है। 3 का मतलब देखा है ना, नाइट्रोजन NH3 बनाता है अमोनिया, कहीं ये देखा है 5 जोड़ दिए हाइड्रोजन NH5 बना दे, नाइट्रोजन नहीं बनाता है ना, NH5 थोड़ी बना पाएगा। अब जो कि हाइड्रो इसकी फास्फोरस की बात करो तो फास्फोरस PCl3 भी बनाता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और PCl5 भी बनाता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, मतलब 3 भी बंध बना सकता है, ये 5 भी बंध बना सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसके बारे में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी सुन लो, हम क्वेश्चन बता देते हैं कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि नाइट्रोजन NF5 नहीं बनाता या NF5 नहीं बनाता, जबकि फास्फोरस PCl5 बनाता है, क्यों। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन सेम ग्रुप के हैं तो नाइट्रोजन 5 बंध क्यों नहीं बना पाता, मतलब NF5 क्यों नहीं बना पाता। NF3 तो बना सकता है, 3 बंध तो जोड़ सकता है, नाइट्रोजन NF3 बना सकता है। तो क्वेश्चन आता है ऐसे, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि नाइट्रोजन NF5 नहीं बनाता है जबकि फास्फोरस PCl5 या PF5 बनाता है, क्यों।
तो ऐसा क्यों होता है वो देखो, पहले इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं क्यों होता है कि ये 5 संयुक्ता क्यों प्रेजेंट होता है। तो ये समझ लो अच्छे से। चलो देखो समझते हैं ऐसा क्यों होता है। चलो देखो, तो ये लिख लो, ये कर लिया, नोट करो, चलो रेज करो। ओके ओके रेज करते चलो ठीक। तो ध्यान रखो क्यों बना। अब देखो संयोजकता, पहले हम इसकी बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p कितनी 2p3, ये तो कैसा। अब बनाओ इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी के हम केवल बाहर कक्षा के इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। ये 2s बाहरी कक्षा है ना, तो 2s, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 सब में एक एक भरा ठीक। आगे देखो, अब बात करते हैं ना फास्फोरस की। ध्यान से देखो फास्फोरस, तो फास्फोरस का कितना था 15। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो, 3p3 आ गया, भर लो, तीसरी का चाहिए तो 2 इसमें भर गए, 3 इसमें, और 3p3 1 2 3। तो अंतर तो दोनों में कुछ नहीं नजर आ रहा, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, 2 इसमें भी और 2 इसमें भी। लेकिन ऐसा क्या है कि फास्फोरस ये 5 दिखा देता है संयुक्ता, नाइट्रोजन 3 ही दिखा पाता है। तो उसका कारण ये है कि अब देखो इसमें तो पहली कक्षा में भर गए, तुम्हारी पहले कक्षा में एक ही अलमारी थी जिसका नाम था यस, ऐसे समझ लो, और वो हमने दोनों के दोनों भर गई। तो दूसरी कक्षा में हमारे पास 2 अलमारियां होती हैं, यस होती है, पी होती है, तो वो भी दोनों के दोनों हमारी भर गई। मतलब अभी 3 भरे हैं, 6 आ सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें देखो अब इसमें हम तीसरी कक्षा में पहुंच गए, हमें पता है कि जब तीसरी कक्षा में पहुंच जाते हैं तो उसमें 3s भी आता है, 3p भी आता है, 3d, मतलब ये मान लो कोई रूम है जिसका नाम है रूम नंबर 3, इसमें एक s अलमारी भी है, एक p अलमारी भी है, एक d अलमारी भी है, ठीक है। तो s अलमारी में हमने भर लिया इलेक्ट्रॉन, p में भर लिए। अब d वाली है जो अलमारी वो हमारी खाली पड़ी, मतलब d वाला जो ऑर्बिटल है वो पूरा खाली पड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, ये तो हमारी हो गई ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था, मूल अवस्था। अब हम अगर मान लो इसको थोड़ी ऊर्जा दे देंगे तो इसमें मतलब 3d 0, तो 3d 0 है ना, इसमें 3d वाला ऑर्बिटल प्रेजेंट तो होगा, उपस्थित तो होगा इसमें, भले ही वो ना भरा हो, उपस्थित तो होगा 3d 0। इसमें 2d 0 होता ही नहीं, 2d होता ही नहीं, तो इसमें कोई भी रिक्त ऑर्बिटल नहीं होता है। अब इसमें रिक्त ऑर्बिटल होता है तो इसको 5, ये खाली के खाली 5, 1 2 3 4 5, ये सब 0। आप क्या करेंगे, थोड़ी जब उत्तेजित करेंगे इसे, उत्तेजित मतलब थोड़ा इसे ऊर्जा दे दो, थोड़ी एनर्जी दे दो, तो ये उत्तेजित, तो ये वाला s का एक इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें चला जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा, एक, इसमें तो 3 है ही, 1 2 3, और इसमें एक कूद के आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो अब कितनी संयोजकता दिखाएगा, 5। अब इसके इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। संयोजकता मैंने बताई थी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी सेल में, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को उनकी संयोजकता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे तो दिखाई पड़ रहे कितने, 3 ही है, तो इसलिए ये 3 भी दिखाता है। जब नॉर्मल कंडीशन रहती है, नॉर्मल स्थिति में टेम्परेचर स्लो होता है, मतलब कम टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर होता है, तो PCl3 ही बना लेता है। अब PCl5 बनाता है तो टेम्परेचर हाई करना पड़ता है, मतलब उत्तेजित करना पड़ता है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कूद के 3d ऑर्बिटल है इसके पास, उसमें कूद जाता है, तो कितने 5 हो जाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से PCl5 बना लेता है, या 5 संयोजकता भी दर्शाता है। तो अगर ये लिखना है कि मतलब नाइट्रोजन 3 संयोजकता दर्शाता है जबकि फास्फोरस पेंटावेलेंट होता है, 5 संयोजकता वाला होता है, क्यों, ऐसा क्यों। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे नाइट्रोजन के पास उच्च ऊर्जा के d ऑर्बिटल या रिक्त d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं है। ये लिख लो, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। लिखेंगे नाइट्रोजन 3 संयोजकता दर्शाता है, यह 5 संयोजकता नहीं दर्शाता है क्योंकि इसके पास उच्च ऊर्जा के रिक्त माने खाली d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि फास्फोरस के पास उच्च ऊर्जा के रिक्त d ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह अपनी संयोजकता का प्रसार कर लेता है और 5 संयोजकता भी दर्शा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये बना देंगे और ये बना देंगे, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता भी बहुत है कि नाइट्रोजन 3 संयोजकता दिखाता है जबकि फास्फोरस 5 संयोजकता दिखाता है। तो ये हमारा दूसरा कैरेक्टर था, ये भी हमारा पूरा हो गया संयोजकता। अब इसे नोट कर लो, फिर 3 नंबर कैरेक्टर पे पहुंचते हैं। जो जो बातें मैंने बोली है वो बातें आप अच्छे से नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। तो नाइट्रोजन 3 ही दिखाएगा, फास्फोरस 5 दिखा सकता है, 3 भी दिखाता है, 5 भी दिखाता है, आर्सेनिक 3 दिखाएगा, एंटीमनी भी 3 दिखाएगा, बिस्मथ भी 3 दिखाएगा।
तो पहले लक्षण में क्या है, पहला लक्षण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था NH2 याद हो गया, बस विन्यास करके लिख दो। दूसरा लक्षण क्या पढ़ा है, दूसरा लक्षण हम पढ़ रहे हैं संयोजकता में तीन तत्वों की सामान्य संयोजकता कितनी होती है +3, ये एक लाइन लिख दो और फिर नीचे बस इनकी संयोजकता दिखा दो। इसकी नाइट्रोजन की +3 होती है, इसकी +3 +5, आर्सेनिक की 3, एंटीमनी की 3, बिस्मथ की 3, बस इतना लिख दो, दूसरा लक्षण हो गया। ठीक है, और ये बना के दिखा दोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा। अब तीसरे लक्षण की बात करते हैं। ठीक है, नोट करो, फिर तीसरा लक्षण देखते हैं, जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़े, नोट करो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, अब हमने 2 लक्षण पढ़ लिए, तीसरा लक्षण, तीसरा नंबर 3 जो कल पढ़ा था ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सी, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था में क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था में लिखेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीकरण संख्या, ये लिखा है ऑक्सीकरण संख्या तथा, ये ऑक्सीकरण संख्या पूरा लिख लेना तुम, ऑक्सीकरण संख्या तथा। ठीक है, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीकरण संख्या तथा बाकी के एलिमेंट, बाकी परमाणु, जो बाकी परमाणु है +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रकट करते हैं। ठीक है, कितनी प्रकट करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे, फिर ऐसे फिर बनाएंगे टेबल नीचे, वैसे ही बना लेना, हॉरिजॉन्टल बना लेना, मैं वर्टिकल बना देना, ऐसे वाली बनाना। ठीक है, इस पे लिख लेंगे तत्व, इधर क्या लिख लेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। ये ऐसे बना के आना अच्छे से, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो पहला कौन सा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन -3 से लेकर, तो ऐसे लिख लें -3 से +5, मतलब -3 भी दर्शाएगा, -2 भी दर्शाएगा, -1 भी दर्शाएगा, 0 भी दर्शाएगा, 1 भी दर्शाएगा, 2 भी दर्शाएगा, +5 तक सब दर्शाता है। ऐसे ही फास्फोरस -3 से लेकर +5 तक ये भी दर्शाएगा, ये +5 लिखा है 5 +5 तक। ये आर्सेनिक +3 दर्शाता है केवल, ये भी +3 दर्शाता है, और बिस्मथ भी +3 दर्शाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, +3 ये दर्शाता है, +3 भी दर्शाता है, +5 भी, ये +3 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखे +3 और +5, ये +3 से लेकर नहीं +5, +3 दर्शाते हैं और +5, तो ये +5 भी दर्शाते हैं और +3 भी, ये बात ध्यान रखना। ठीक, ठीक है, ये -3 से लेकर +5 मतलब -3 भी दर्शाएंगे, -2 भी, -1 भी, 0 मतलब -3 से लेकर -5, ये +5, इनके बीच में क्या क्या आता है, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, मतलब ये सारी जो ऑक्सीकरण अवस्था है नाइट्रोजन और फास्फोरस दर्शाते हैं। आर्सेनिक केवल क्या दर्शाता है, +3 दर्शाएगा या +5, ऐसे एंटीमनी भी क्या दर्शाएगा, +3 और +5, ऐसे बिस्मथ भी क्या दर्शाएगा, Bi +3 +5। देख लो उदाहरण के लिए, जैसे NH3 की बात करें, किसकी, अमोनिया की, NH3 की बात करते, ध्यान से देखो NH3, तो अमोनिया में अगर अमोनिया के ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो जिसके निकालते हैं उसको x मान लेते हैं, प्लस हाइड्रोजन कितने 3 और एक हाइड्रोजन का कितना +1, कोई चार्ज तो है ना इसके ऊपर, तो बराबर में 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -का 3, कितना आ गया -का 3, x + 3 बराबर 0, तो वैसा -का 3 आ जाएगा। और भी देख लो बहुत से NO2 देख लो, NO2 है, NO2 में देखो नाइट्रोजन x मानोगे, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का होता कितना -2 बराबर 0, तो x -4 बराबर 0, तो x वाला कितना आएगा +4। देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या नाइट्रोजन की कितनी आ रही है +4, तो नाइट्रोजन परिवर्ती संयुक्ता प्रकट करता है। फास्फोरस की देख लो इसे PCl5 में x मान लो फास्फोरस की, और 5 है तो 5 * क्लोरीन की कितने होते हैं -1 बराबर 0, तो x -5 बराबर 0, तो x वाला कितना आ जाएगा +5, मतलब यहाँ पे फास्फोरस की कितनी आ गई +5। अब ऐसे PCl3 में निकालोगे तो x -3 बराबर 0, मतलब x वाला कितना आएगा +3, तो यहाँ पे कितना आएगा +3, ये बात ध्यान रखो। ठीक है,
ऐसे P2O5 में देख लो, फास्फोरस के और देखने हो देख लो, बहुत से है, मैं बता देता हूँ कि कैसे आ रहा है, ये चीजें बता दूं। तो P2O5 में तो इसकी मानोगे x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 ऑक्सीजन की कितनी होती है माइनस का 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर 0, तो 2x बराबर 10 मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 5, तो ऑक्सीजन संख्या कितनी आ जाएगी फास्फोरस की 5। मतलब जो फास्फोरस और नाइट्रोजन है वो -3 से लेकर +5 तक दर्शाते हैं, और बाकी जो एलिमेंट हमारे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है वो कितने केवल +3 और +5 दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पे लिख देंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, जबकि बाकी परमाणु कौन से बाकी बचे हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये +3 ऑक्सीकरण संख्या और +5 ऑक्सीकरण संख्या प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगला भी गुण हो गया। ठीक है, ये अगला भी गुण हो गया। नोट करो इसे, फिर आगे बढ़े। नोट करो, रेस कर दे, नोट कर लो, फिर रेस करें। ओके, रेस कर दें, चलो रेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। रेस करो 1 2 3। ओके, चलो रेस करते हैं। अगला नंबर 4, नंबर 4 चौथा गुण, चौथा गुण नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4 बात करेंगे परमाणु त्रिज्या। किसकी बात करेंगे? परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक साइज, मतलब कौन कितना बड़ा है साइज में, कारण मतलब नाइट्रोजन ज्यादा बड़ा, फास्फोरस ज्यादा बड़ा, आर्सेनिक ज्यादा बड़ा, एंटीमनी ज्यादा बड़ा है और बिस्मथ ज्यादा बड़ा है, इसमें से बड़ा कौन सा? परमाणु त्रिज्या का मतलब समझ रहे हो? परमाणु त्रिज्या मतलब ये कोई परमाणु है, ये कोई परमाणु है, पता है परमाणु में एक नाभिक होता है छोटा सा, ठीक है, परमाणु में एक छोटा सा नाभिक होता है। अब इस नाभिक से ये जो परमाणु है उसके बाहरी, जो बाहरी कक्षा होगी लास्ट कक्षा, ठीक है, जो लास्ट कक्षा होगी उस इस लास्ट कक्षा से नाभिक तक की दूरी को ही क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। ठीक है, तो जिसकी परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी, मान लो मान लो ये दूसरा ये है, तो इसकी ये वाली देखो आर, ये वाली ज्यादा है, इसकी आर कम है, जिसकी परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगी वो परमाणु बड़ा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो हमें ये बताना कि परमाणु कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, मतलब किसकी परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगी और किसकी परमाणु त्रिज्या कम होगी। किसमें? इन सब में नहीं, केवल हम बात कर रहे हैं आज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें। ठीक है, चलो रेस करो। ओके, चलो तो परमाणु त्रिज्या तो लिखेंगे इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या, इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या निम्नलिखित है, निम्नलिखित है तथा, ठीक है, इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या निम्नलिखित है तथा, ठीक है, समूह में मतलब ग्रुप में, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, मतलब यहां से ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, मतलब नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, फिर फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की, फिर बिस्मथ की। ठीक है, तो यही तुम्हें लिखना है, परमाणु त्रिज्या इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या निम्नलिखित होती है तथा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटती जाती है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर घटती जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऊपर से नीचे जाने पर, सॉरी ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या निम्नलिखित है तथा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, नहीं नीचे से ऊपर, यहां सॉरी लिखेंगे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती, नीचे से ऊपर जाएंगे अगर तो घटती जाएगी तथा, घटती है तथा ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, नीचे जाने पर बढ़ती है, ऐसे याद रखेंगे। तो सीधे इसको घटने वाले को हटा दो, सीधे याद रखो इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या निम्नलिखित है तथा समूह में नीचे से ऊपर जाओगे, जहां नीचे से ऊपर जाओगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी, और ऊपर से नीचे आओगे तो सीधे इसको हटा दो, ऐसे जैसे इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या निम्नलिखित है तथा ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, बढ़ती जाती है, तो सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसकी हो जाएगी? सबसे कम नाइट्रोजन की, फिर उससे ज्यादा उससे ज्यादा फास्फोरस की, फिर उससे ज्यादा आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? बिस्मथ की। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी होगी?
बिस्मथ की। अब ये एक्सपेरिमेंटली ऐसे मापी गई है तो कितनी कितनी वैल्यू आई वो भी यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तरफ लिख लेंगे, वो मैं टेबल बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले तत्व, क्या लिखेंगे तत्व, और इधर क्या लिखेंगे परमाणु त्रिज्या। ये इतना तो याद ही कर सकते हैं। ये तत्व कौन सा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, तो ये हमारे 5 तत्व है। इनकी परमाणु त्रिज्या क्या क्या है वो हमें अब लिखनी है। ठीक है, वो हमें लिखनी है 0.74 एंगस्ट्रॉम, 0.74 एंगस्ट्रॉम है। और दूसरी है 1.10 एंगस्ट्रॉम, 1.21 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1.21 एंगस्ट्रॉम। और इसके बाद है 1.41, 1.41, 1.51 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1.51, 41 और 1.51 एंगस्ट्रॉम। तो देखो सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी 0.71 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम का मतलब ये यूनिट होती है मापने की, परमाणु त्रिज्या को, जैसे लंबाई मापने की। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर लिख लेना 10⁻⁻10 मीटर। मतलब बहुत छोटा होता है ना परमाणु, परमाणु तो बहुत छोटा है, 10⁻⁻10 मीटर, 10 मीटर, ये मीटर लिखा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या 0.71 एंगस्ट्रॉम, फास्फोरस की 1.10 एंगस्ट्रॉम, आर्सेनिक की 1.21 एंगस्ट्रॉम, एंटीमनी की 1.41 एंगस्ट्रॉम और बिस्मथ की 1.51 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी लिख देना। पहले लिखेंगे परमाणु त्रिज्या हेडिंग डालेंगे। इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या निम्नलिखित होती है तथा ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की सबसे कम, फिर फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की, फिर बिस्मथ की। क्या क्या होती है परमाणु त्रिज्या की वैल्यू, ये हम नहीं निकाल पाए, एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है वैल्यू। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इन्हें याद कर लेना। 0.7 में याद हो जाए, 2-3 बार लिखना, याद हो जाएगी बस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथा। ठीक है, तो मतलब सबसे ज्यादा पूछे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी है, तो जो सबसे नीचे है बिस्मथ। बिस्मथ सबसे बड़ा होता है, फिर उसमें क्या होता है, उसके बाद एंटीमनी होता है, उसके बाद आर्सेनिक, फिर सबसे छोटा क्या होता है नाइट्रोजन। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो तो इसे भी करो, फिर अगला देखते हैं 5वां। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़े, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने 4 कैरेक्टर पढ़ लिए हैं नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स के। अब 5वां कैरेक्टर, 5वां है आयनन विभव। फिफ्थ कौन सा है, आयनन विभव, आयनन विभव। ठीक है, आयनन विभव। तो आयनन विभव होता क्या है वो मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि क्या है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक परमाणु है, उससे अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो हमें जो ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे हम क्या कहते हैं, उसकी आयनन विभव या प्रथम आयनन विभव कहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसके बाद अगर दूसरा निकालना है तो जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा, द्वितीय आयनन विभव। अब पहला आयनन विभव कम होता है, दूसरा आयनन विभव ज्यादा होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। समझ लो कैसे, मान लो कोई भी एक परमाणु था, पहला परमाणु, ठीक है, यहाँ पे परमाणु था, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाला, तो उसपे जब इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, मतलब एक बार हमने उसको ऊर्जा दी आयनन विभव के बराबर, तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मान लो ये कोई भी, मान लो यहाँ पे Cl था। ठीक है, क्या था Cl ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन हमें निकाल के दे दिया। जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसपे कैसा चार्ज आता है, जो कोई इलेक्ट्रॉन निकाल देता है अपना तो कैसा चार्ज आता है, प्लस। तो मतलब Cl पे आ गया प्लस। अब जब भी किसी पर प्लस आ जाता है तो उसकी साइज घट जाती है, मतलब उसका आकार घट जाता है। ठीक है, तो मान लो इसका आकार पहले Cl का इतना था, सुन लो मेरी बात ध्यान से, Cl का आकार इतना था, और जब हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तब इसका साइज बचा भैया छोटू सा, बिल्कुल छोटू गोलू मोलू सा साइज बचा, इसका कितना गोलू मोलू सा साइज बचा, छोटू सा इसका साइज बचा। ठीक है, तो एक, अब हम चाहते हैं कि भैया ये दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लें। ठीक है, तो पहला तो इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमने थोड़ी ऊर्जा दी, निकाला एक इलेक्ट्रॉन, जहाँ बड़ी साइज थी तो बड़ी अलमारी है उसमें से किताब निकालनी तो आसानी से निकाल लोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो मतलब प्रथम आयनन विभव हमें कम देना पड़ा। अब ये छोटू सा हो गया, जो हमने इस पे चार्ज भैया इस पे प्लस चार्ज आएगा तो छोटू, अब प्लस चार्ज आएगा तो छोटू सा क्यों हो गया, क्योंकि किसी भी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। अब एक तुमने इलेक्ट्रॉन भैया निकाल लिया, कम कर लिया, तो अब प्रोटॉन तो उतने हैं, प्लस वाला चार्ज ज्यादा है, अब माइनस वाला कम हो गया, तो ये पास में अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से साइज उनका क्या हो जाएगा, कम। इसलिए जब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो साइज क्या हो गया, इसका कम हो गया। अब हम चाहते हैं कि भैया इसका दूसरा भी इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो अब तो भैया हमारी बिल्कुल छोटी सी होगी, साइज इसका छोटा सा हो गया। अब मान लो इतना बड़ा साइज था तो तुमने एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लिया, अब साइज इसका गोलू मोलू सा हो गया, बिल्कुल छोटू सा। अब छोटू सा साइज हो गया तो आसानी से थोड़ी इलेक्ट्रॉन निकालने देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन।
अब तुम्हें मान लो अलमारी है बिल्कुल छोटी सी होगी, उसमें 2 किताबें रखी है, तो छोटी सी तो वो धक्का लगा के निकालोगे तो टाइट निकलेगी ना कोई चीज। तो इसी प्रकार से अब इलेक्ट्रॉन इसमें निकालोगे तो और ज्यादा निकालनी पड़ेगी, तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखना जो प्रथम आयनन विभव होता है फर्स्ट आईपी प्रथम, वो कम होता है, सेकेंड ज्यादा होता है, और थर्ड उससे भी ज्यादा, फोर्थ उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर किसी का निकालते हो प्रथम आयनन विभव तो ज्यादा होगा, तो कम होगा, तो द्वितीय उससे ज्यादा, तृतीय उससे ज्यादा, चतुर्थ उससे ज्यादा। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में परमाणु का जो भी एग्जैक्ट जो भी साइज होता है वो उतना ही रहता है। जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होते हैं तब उसका साइज कम हो जाता है। अब अगर साइज कम हो गया है तो भैया दूसरा निकालोगे तो तुम्हें दिक्कत तो होगी ही होगी। मतलब जब दूसरा निकालने के लिए अगर दिक्कत हो रही तो तुम ज्यादा ताकत लगाओगे, मतलब ज्यादा ऊर्जा लगाओगे, तो जितनी पहले ऊर्जा जितनी दी थी उससे अधिक ऊर्जा तुम्हें लगानी पड़ेगी। इसलिए जो प्रथम आयनन विभव होता है वो कम होता है, द्वितीय उससे ज्यादा, तृतीय मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उससे ज्यादा, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये बात समझ लो। ठीक है, तो आयनन विभव होता क्या मैंने बता दिया। कोई भी परमाणु है वो परमाणु कहता है तुम हमें क्या करो, ऊर्जा दो, हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन देंगे। तो वो लेकिन परमाणु कहता है एक कंडीशन है हमारी, उतनी ऊर्जा हमें दो कि हमारी ऊर्जा फिक्स है कि उसी ऊर्जा पे हम अपना एक इलेक्ट्रॉन देंगे। ऐसा नहीं कि हाँ तुम थोड़ी सी हमें ऊर्जा दे दो बदले में हमारा इतना कीमती इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, तो क्या इसका मतलब है कि किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है कि उस ऊर्जा पर वो इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देगा, उसी को क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। ये बात हमने कल आपको अच्छे से बताई थी। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे हमें बात करनी है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के कंपैरिजन में कि किसका आयनन विभव ज्यादा होगा, किसका आयनन विभव कम होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इन तत्वों का आयनन विभव समूह में नीचे जाने पर घटता है, नीचे जाने पर घटता जाता है, नीचे जाने पर घटता जाता है। क्यों घटता जाता है, ये चीज समझ लो। क्यों घटता जाता है पहले समझ लो। घटता जाता है मतलब सबसे ज्यादा किसका आयनन विभव होगा, नाइट्रोजन का, फिर फास्फोरस का, उससे पर सबसे कम देखो किसका होगा, सबसे कम होगा बिस्मथ का, फिर उससे ज्यादा होगा एंटीमनी का, फिर आर्सेनिक का, फिर फास्फोरस का, फिर नाइट्रोजन का। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछी भी हो जाती है। मतलब बिस्मथ का जो आयनन विभव होगा वो सबसे कम, फिर एंटीमनी का उससे ज्यादा, आर्सेनिक का उससे ज्यादा, फास्फोरस का उससे ज्यादा, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा। मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो आयनन विभव घटता जाता है। क्या घटता जाता है? त्रिज्या क्या होती जाती थी, परमाणु साइज क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा था, लेकिन आयनन विभव क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों घट रहा है? त्रिज्या के ही कारण। देखो क्योंकि क्या क्यों घटता है ये भी बता दो। आयनन विभव क्यों घट रहा है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। क्योंकि साइज पे तो आयनन विभव डिपेंड करता है। क्योंकि साइज मान लो जितना छोटू होगा, जैसे छोटी सी अलमारी है उसमें 5 किताबें रखी है, मान लो एक छोटी सी अलमारी उसमें 5 किताबें रखी है, तो तुम छोटी सी अलमारी में तुम्हें खींचनी पड़ेंगी किताबें, फंस के निकलेगी ना 5 में, तो 5 किताबें उसमें रखी छोटी सी अलमारी में, तो तुम्हें खींचोगे तो फंस के निकलेगी, थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अब वही अलमारी बड़ी कर दो, थोड़ी कम ताकत, बहुत बड़ी कर दो तब तो दूर 5 किताब हो जाएगी, आसानी से निकाल लो। मतलब साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे। ठीक है, जितनी साइज बड़ी होगी किसी भी परमाणु की उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन निकलवा लेगा, मतलब कम ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर साइज ज्यादा है तो उसका आयनन विभव क्या होगा, कम होगा। अगर आयनन विभव कम है तो साइज ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसकी साइज सबसे बड़ी होती है, अभी मैंने बताया सबसे बड़ी इसकी साइज, इसकी क्या है, इसकी उससे कम, तो इसका आयनन विभव उससे ज्यादा, इसकी उससे कम। सबसे कम साइज किसकी थी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की साइज सबसे कम थी 0.5 एंगस्ट्रॉम, इसलिए इसका आयनन विभव क्या होगा, सबसे ज्यादा। अब नाइट्रोजन छोटू सा है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तुम्हें, तो भैया बहुत दिक्कत पड़ेगी, ऐसे थोड़ी निकालने देगा। छोटी सी चीज में से कोई चीज निकालो तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, तो ऐसे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका होगा, नाइट्रोजन का, फिर फास्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी का, फिर बिस्मथ का। ये चीज समझ में आ गई, समझ में आ गई सभी के ये चीज। तो ये हो गया हमारा आयनन विभव। ठीक है, तो ये हो गया आयनन विभव। चलो तो इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते, नोट कर लो फिर आगे बढ़े। आयनन विभव नोट करो फिर आगे बढ़े। ये क्रम ध्यान रखना कि किसका आयनन विभव ज्यादा होगा, किसका कम। लिखेंगे कैसे, इन तत्वों का आयनन विभव समूह में नीचे जाने पर घटता जाता है, क्योंकि आगे लिख लेना,
क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, इसलिए आयनन रो क्या होता जाता है, घटता नहीं, बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद एक क्रम लिख लेना। ठीक है, चलो नोट करो, फिर आगे बढ़े। रेस करें, रेस करूं, देखो जल्दी जल्दी करो, फिर रेस करता हूं। ओके, तो हमने अभी तक कितने 5 कर लिए। चलो नेक्स्ट अगला 6 नंबर, चलो रेस करूं। ओके 1 2 3 नोट कर लो पॉज करके। ओके 6 नंबर 6 में पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता। कौन सी? 6 नंबर विद्युत ऋणात्मकता। हमने वहां पे केवल 5 लक्षणों के बारे में बात की थी पी ब्लॉक के एलिमेंट, क्योंकि हमें ओवरऑल पढ़ना था, वो हमारे सिलेबस में बहुत कम है, लेकिन ये हमें पूरा पढ़ना है। तो विद्युत ऋणात्मकता, इसकी बात करेंगे हम, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है ये समझ लो। हमने कल ही बताया था, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, समझ गए, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। ये खींचने की क्षमता ऐसे तो नहीं बोले, इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, लेकिन समझ लो एक चीज, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता का मतलब हर इलेक्ट्रॉन क्या जाता है, हमारी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8, कितने हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। लेकिन देखो जिसके पास 3 है वो सोचता है 5 है तो थोड़ी दिक्कत लगेगी, लेकिन कर तो लेंगे धीरे धीरे, तो उसकी चाहत कम होती है। 4 होते हैं तो उसकी और थोड़ी ज्यादा हो जाती है, 5 होती है तो और, मतलब ये किस पर कितना नेगेटिव कैरेक्टर है, मतलब ये Cl होता है जैसे कल बताया था, ये अपनी तरफ खींचेगा, मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और क्लोरीन की ज्यादा, इसलिए क्लोरीन पर माइनस आ जाए, मतलब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसकी जो भी क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। किसी भी रासायनिक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, अब लिखोगे इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता, लिखो इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता, इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता निम्नलिखित है, विद्युत ऋणात्मकता निम्नलिखित है। ठीक है, इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता निम्नलिखित है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता कितनी है, निम्नलिखित। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये 5 एलिमेंट है, ये इधर लिख दिया हमने तत्व। इधर की विद्युत ऋणात्मकता की वैल्यू लिखेंगे कितनी कितनी होती है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, ये टेबल बना लेना इसे। ठीक है, इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता निम्नलिखित होती है, कितनी कितनी किसकी होती है वो देख लो। इसकी होती है 3.1, 2.0, 2.1 और आगे, और इसकी होती है 1.8, 1.8, इन दोनों की बराबर होती है 1.8 और 1.8 यहाँ पे। ठीक है, नाइट्रोजन की 3.1, इसकी 2.0, सॉरी यहाँ पे होती है 3.0, ये होती है 2.1, ये होती है 2.0। ठीक है, याद कर लेंगे आराम से विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, नाइट्रोजन की इतनी होती है, फास्फोरस की इतनी, आर्सेनिक की इतनी, एंटीमनी की इतनी और बिस्मथ की इतनी, मतलब एंटीमनी और बिस्मथ की विद्युत ऋणात्मकता समान समान होती है दोनों की। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये तत्व ये विद्युत, ये श्रेणी बना देंगे। अब 5 गुण तो मैं पहले बता, कम से कम 6-7 कर देना तो अच्छा रहेगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आता हो तो कर देना, करने में क्या दिक्कत, अभी आगे हम तो पढ़ते, हमें तो डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ना है, हम क्वेश्चन वाइज थोड़ी करना है, हमें तो डिटेल में चैप्टर पढ़ना, सारी चीजों का नॉलेज लेना है, और बाकी जितना वहां पे याद आए उतना आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन भी बता दिया था किस प्रकार से आता है। अब देखो सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की, और फिर यहाँ पे तो आके सैचुरेट हो गई, स्थित हो गई, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है, घट रही है। देखो नाइट्रोजन ऊपर था तो यहाँ से यहाँ जब आए तो विद्युत ऋणात्मकता देखो धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। तो क्या लिखेंगे, इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता निम्नलिखित है, ये टेबल बना लेंगे, तथा फिर लिखेंगे तथा ग्रुप में या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का क्रम घटता जाता है, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम घटता जाता है। लिख लेंगे किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का क्रम घटता जाता है, इसलिए जो नाइट्रोजन की वो सबसे ज्यादा, फिर फास्फोरस की,
फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की और सबसे कम बिस्मथ की, या इन दोनों को बराबर है इन दोनों की तो ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, ये ग्रुप लिखना है ऐसे। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जगह जगह पे ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये हो गया हमारा विद्युत ऋणात्मकता, इसे नोट करो फिर आगे बढ़े, जल्दी नोट करो इसे फिर आगे बढ़ते हैं। इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़े, इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अब अपना नेक्स्ट कैरेक्टर करते हैं, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारा आएगा, जो भी नंबर 7 है या 6 जो भी हो, 6 या 7, चलो उसे करते हैं, उसे करेंगे। ओके, अगला धात्विक लक्षण, कौन सा? धात्विक लक्षण, ये भी कल किया था वैसे सेम, मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक मतलब धात्विक लक्षण। ठीक है, तो धात्विक लक्षण, तो यहाँ पे ऐसे ध्यान से देख लो, कौन कौन सा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। धातुएं कौन कौन सी है? नाइट्रोजन अधातु है, कल ही बताई थी, याद करो कल बताई थी। फास्फोरस भी क्या है? अधातु है। आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक तो हमने कल बताया था कि उपधातु है, मेटलॉइड, उपधातु है बताई थी। ये एंटीमनी भी क्या है? उपधातु है, याद रखना, उपधातु है तो जरूरी याद रखना। अब बिस्मथ तो बताया था क्या है? एक धातु है। ठीक है, तो ये अधात मतलब ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो, देखो अधात थी फिर उपधातु आ गई, मतलब अधातु का मतलब क्या? सुनो मेरी बात ध्यान सुन, अधातु का मतलब उसमें धातु का कुछ भी लक्षण नहीं है, अधातु है। ठीक है, फिर उपधातु का मतलब जिसमें धातु और अधातु के दोनों लक्षण है, मतलब यहाँ पे जब थे हम ऊपर थे तब केवल धातु का कोई भी लक्षण नहीं था, फिर यहाँ पे जैसे नीचे आए थोड़ा तो उपधातु मतलब थोड़ा लक्षण आ गया धातु का भी और थोड़ा अधातु का बचा, अब नीचे आए तो केवल धातु में, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण क्या हो रहा? बढ़ रहा है। धात्विक लक्षण क्या हुआ? बढ़। देखो यहाँ पे धात्विक लक्षण बिल्कुल नहीं था, थोड़ा नीचे आए तो उपधातु में थोड़ा आ गया और सबसे नीचे आया तो धातु ही आ गई, मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है, अगर धात्विक लक्षण बढ़ेगा तो अधात्विक लक्षण घटता जाता है। तो यही लिखेंगे, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के ग्रुप, जो भी लिखना समूह, ग्रुप 5th ए में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता जाता है, धात्विक लक्षण बढ़ता है, तथा जब धात्विक लक्षण बढ़ रहा है तो अधात्विक लक्षण घटता जाएगा, तथा अधात्विक लक्षण घटता जाता है, अधात्विक लक्षण घटता जाता है, घटता जाता है, क्योंकि अब क्यों बढ़ता जाता है ये समझ लो, क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है, सुन लो ध्यान से, विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान से सुन लो। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किनकी होती है? फ्लोरीन की। देखो सबसे ज्यादा, अगर इसमें पूरे कल बढ़ाएगा ना, कल पूरा पी ब्लॉक, तो उसमें बताएगा जो हेलोजन होते हैं यहाँ पर Cl Br I At, इन सभी की विद्युत ऋणात्मकता जितनी भी पीरियोडिक टेबल है सबसे ज्यादा इन 5 की है विद्युत ऋणात्मकता, और इन पांचों में सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। वो हम बात करेंगे आगे जब हम हेलोजन परिवार के तत्व पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों है? अब इन पांचों की बात करो, चलो विद्युत ऋणात्मकता तो हो गई, पांचों की ज्यादा है, तब देखो ये क्या धातु है? नहीं अधातु है। ये क्या धातु है? नहीं अधातु है। ये क्या धातु है? अधातु है। आयोडीन क्या है? धातु है, अधातु है, ये भी अधातु, मतलब जिनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी तो वो तो धातुएं हो ही नहीं सकते, अधातु ही होती है, ऐसा समझ लो। तो देखो यहाँ पे इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या थी? सबसे ज्यादा थी नाइट्रोजन की, अभी तो बात की थी विद्युत ऋणात्मकता पीछे, तो ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घट रही थी, मतलब धात्विक लक्षण भी बढ़ता जाएगा और अधातु घटती जाएगी, मतलब नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है इसलिए ये अधातु थी, इसकी उससे कम है तो ये भी अधातु है, ये भी इसकी कम थी विद्युत ऋणात्मकता तो ये उपधातु हो गई, मतलब थोड़ा धातु का लक्षण आ गया, फिर इसकी और कम थी तो थोड़ा धातु का लक्षण और आ गया, ये भी उपधातु। अब बिस्मथ में तो विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम है इसकी, इसलिए ये कैसी हो गई? धातु हो गई। ठीक है, तो ये लिखना नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के ग्रुप किसमें रखे हैं? 5th में। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ेगा, धात्विक लक्षण बढ़ेगा तो अधात्विक लक्षण घटता जाता है। क्यों घटता जाता है? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है ऊपर से नीचे जाने पर। इतनी बात समझ में आ गई? चलो इसे नोट करो, फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
नोट करो फिर नेक्स्ट देखें, जल्दी से नोट करो फिर आगे देखते हैं। आगे अब केवल एक ही बचा है, वो हम कर लेंगे। अब केवल एक ही बचा है, उस पर डिस्कशन करेंगे बाद। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। चलो जल्दी नोट कर लो, फिर नोट करो फिर करते हैं। ठीक है, तो अगला अगला जो भी नंबर 7 है, नंबर 8 वो हम हेडिंग लगाएंगे भौतिक अवस्था। नेक्स्ट जो हमारा गुण है, कैरेक्टर जो हम पढ़ रहे थे नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का, वो क्या है, ये 7 या 8 क्या डालेंगे, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब ठोस में पाए जाते हैं, द्रव में पाए जाते हैं, गैस में पाए जाते हैं। भौतिक अवस्था उनका क्वथनांक कितना होता है, उनका गलनांक कितना होता है, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कितना कितना होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था में सामान्य ताप पर लिख लेंगे, सामान्य ताप पर नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, जबकि फास्फोरस ठोस होता है और बाकी सभी एलिमेंट भी ठोस होते हैं, एलिमेंट भी ठोस होते हैं। केवल जो नाइट्रोजन होती है वो गैस के रूप में पाई जाती है, बाकी सब ठोस होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, केवल जो नाइट्रोजन है वो गैस के रूप में पाई जाती है, बाकी सब ठोस के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो जैसे नाइट्रोजन है तो N के रूप में जो रहती है, N2 के रूप में रहती है, तो N2 के रूप में गैस होती है नाइट्रोजन। फास्फोरस ठोस होता है, ये भी ठोस, ये भी ठोस, ये भी ठोस। ये गलनांक और क्वथनांक लिखा है उनका, टेबल बना के नीचे ऐसे ही लिख लीजिए। तो गलनांक क्या होता है, जितने पर कोई चीज गलने लगे। ठीक है, जो धातु जितने पर गलने लगे उसे उसका गलनांक कहते हैं। ठीक है, और जितने पर कोई उबलने लगे द्रव उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो ये ठोस है ना पहला वाला, नाइट्रोजन गैस है, तो गैस का क्वथनांक का मतलब क्या है, इसे पहले गैस का गलनांक, इसे पहले ठोस बनाओ, कितना ठोस बनाओगे तब तो गलाओगे ना। तो ठोस बनाना, गैस है अगर, तो गैस को अगर हम क्या करना है, पहले गैस को हम ठोस बनाएंगे। तो गैस को ठोस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। तो गैस को ठोस बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, पहले टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। तो गैस को ठोस बनाओगे तो टेम्परेचर घटाते जाओगे, घटाते जाओगे, घटाते जाओगे। ठीक है, ये मतलब, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, ऐसे फास्फोरस का ऐसे 44 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए देखो गलनांक इसका कितना, गैस का माइनस का 210 डिग्री सेंटीग्रेड है, इतना कम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे समझो, तब जाकर मतलब ये जो नाइट्रोजन गैस है, जो ठोस नाइट्रोजन होगा, मान लो ठोस नाइट्रोजन होगी, जो भी ठोस नाइट्रोजन होगा, अगर उसको 210 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करेंगे तब जाके नाइट्रोजन गैस बनेगी। इसका मतलब ये है। ठीक है, ऐसे ये ठोस है P4 में, तो सफेद फास्फोरस है, इसका नाम P4 सफेद फास्फोरस। जब 44 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करेंगे इस फास्फोरस को, तब क्या जाएगा, ये गलेगा इतने पे जाके। ऐसे क्वथनांक क्या, कितने पर उबलेगा, कोई तरफ उसे क्वथनांक कहते हैं। ये चीजें आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ताकि कभी पूछ ले तो देख के हम बता तो सके कितना है ये इन्फॉर्मेशन। बाकी रटने की जरूरत नहीं है, अगर रट लेते तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी देख लो, हो सकता है कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आ जाए, तो ऐसे ही बाकी टेबल बना लेना। तो ये हो गया हमारा क्या, अगला ग्रुप जो था भौतिक अवस्था, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, इसे भी अच्छे से नोट करो, तो ध्यान से देखेंगे। नाइट्रोजन क्या है हमारी, नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस या P4 के रूप में पाया जाता है। ये क्या है, फास्फोरस हमारा क्या है, फास्फोरस ध्यान से देखो, नाइट्रोजन गैस, फास्फोरस ठोस है, और बाकी जितने भी है वो क्या है, ठोस है। तो नोट करो इसे, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भौतिक अवस्था हो गई, नाइट्रोजन गैस है, इतना गलनांक इसका होता है, इसका इतना क्वथनांक, इसे नोट करो, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़े। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, और साथ साथ में नोट्स बनाते रहो अच्छे अच्छे, और अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है, और अच्छे से रिवाइज करते रहो। बढ़े आगे, बढ़े, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़े। ओके, अगला जो लास्ट हमारा बचा है, लास्ट कैरेक्टर एक और बचा है, वो कर लेते हैं बस। उसके बाद वीडियो को ओवर करते हैं इस लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नाइट्रोजन के जो भी कंपाउंड होंगे नाइट्रोजन के, वो हम डिस्कस, अब क्योंकि अब हम बारी बारी से क्या, इनके गुण तो पढ़ लिए हमने बारी बारी से, फिर हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के जो भी है, अमोनिया गैस, नाइट्रोजन हो गई, जो भी नाइट्रिक अम्ल जो भी हो गया, वो सब हम पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद फास्फोरस के जैसे फास्फीड हो गया, PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, इसके जो कंपाउंड है फास्फोरस के वो पढ़ेंगे। आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ के है नहीं सिलेबस में, होंगे तो हम बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। जो हमारा लास्ट जो हमारा कैरेक्टर बचा है वो हमारा हो गया अपर रूपता। ठीक है, क्या डालेंगे? अपर रूपता। अपर रूपता। ठीक है, हेडिंग लगाओ जल्दी जल्दी से, हेडिंग लगा लो। क्या हेडिंग लगाएंगे? अपर रूपता। अपर रूपता मतलब क्या था? एलोट्रॉप। ठीक है, एलोट्रॉप। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है, तो नाइट्रोजन के दो एलोट्रॉप होते हैं। नाइट्रोजन के दो अपर रूप होते हैं। अभी समझाता हूं क्या होता है। अपर रूप होते हैं। नंबर 1 अल्फा नाइट्रोजन, लिख लेना नाइट्रोजन, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? क्यूबिक। दूसरा बीटा नाइट्रोजन। बीटा नाइट्रोजन, तो इसके दो अपर रूप होते हैं नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के कितने अपर रूप होते हैं? 2। ठीक है, नाइट्रोजन के कितने? 2 अपर रूप होते हैं। ठीक है, 2 अपर रूप होते हैं, एक अल्फा नाइट्रोजन और एक बीटा नाइट्रोजन। ठीक है, अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन। ठीक है, जो अल्फा नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर होती है वो क्यूबिक और बीटा नाइट्रोजन की जो स्ट्रक्चर होती है हेक्सागोनल, षटकोणीय जिसे बोलते हैं, इसकी षटकोणीय। ठीक है, तो नाइट्रोजन के कितने अपर रूप होते हैं? 2। याद रखना, कोई कभी कभी भी कोई पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह देगा नाइट्रोजन के 2 अपर रूप बताओ, तो नाइट्रोजन के 2 अपर रूप कौन सा है? अल्फा नाइट्रोजन, बीटा नाइट्रोजन। अल्फा नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर कैसी होगी? क्यूबिक, और बीटा नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर कैसी होगी? हेक्सागोनल। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, ये नाइट्रोजन के 2 अपर रूप हो गए। इसमें से स्थायी कौन सा? इसमें बीटा नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे कौन सा? बीटा नाइट्रोजन। कौन सा? बीटा नाइट्रोजन। ठीक है, बीटा नाइट्रोजन, इसमें बीटा नाइट्रोजन, बीटा नाइट्रोजन कम स्थायी है, कम स्थायी, तथा अल्फा नाइट्रोजन। ठीक है, जो अल्फा नाइट्रोजन है वो सामान्य ताप पर ज्यादा स्थायी होता है। सामान्य ताप पर ज्यादा स्थायी होता है, ज्यादा स्थायी होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ज्यादा स्थायी होता है, मतलब ज्यादा स्टेबल कौन सा है? अल्फा नाइट्रोजन। अच्छा कौन सा है ज्यादा? अल्फा नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजन का अपर रूप। ऐसे फास्फोरस के अपर रूप होते हैं। ठीक है, फास्फोरस के अपर रूप ऐसे आगे लिखेंगे। फास्फोरस के अपर रूप, फास्फोरस के 2 अपर रूप होते हैं। फास्फोरस के भी 2 अपर रूप होते हैं, 2 अपर रूप होते हैं। ठीक है, फास्फोरस के भी 2 अपर रूप होते हैं। कौन कौन से? अल्फा सफेद फास्फोरस, नंबर 1 सफेद फास्फोरस, और दूसरा लाल फास्फोरस या रेड फास्फोरस जिसे बोलते हैं। ये तो जरूरी याद रखना, हर कोई पूछ लेता है। सफेद फास्फोरस और रेड फास्फोरस। सफेद फास्फोरस का फार्मूला केवल P4 होता है और लाल फास्फोरस का फार्मूला केवल P होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सफेद फास्फोरस P4 होता है और लाल फास्फोरस कौन सा होता है? P होता है। ठीक है, सफेद फास्फोरस P4 और लाल फास्फोरस P। ठीक है, ठीक है, और जो लाल फास्फोरस होता है, जो लाल फास्फोरस होता है हमारा कौन सा? लाल फास्फोरस। जो लाल फास्फोरस ये वाला जो P है ये स्थायी होता है, ये सबसे ज्यादा स्थायी। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे? लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस जो क्या है? P। ठीक है, ध्यान रखना, लाल फास्फोरस P क्या है? लाल फास्फोरस क्या फार्मूला? P। स्थायी, लगभग निष्क्रिय होता है, मतलब क्रिया नहीं करता है, लगभग निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय होता है। ठीक है, लाल फास्फोरस क्या? लगभग निष्क्रिय होता है। ठीक है, अगला सफेद फास्फोरस P4, यह सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, यह अपर रूप अत्यधिक क्रियाशील होता है, लिख लेंगे अत्यधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, ठीक है, और ये लाल फास्फोरस जो होता है, लाल फास्फोरस ये जो माचिस मैच बॉक्स होते हैं उन पे लगाया जाता है। ठीक है, जो लाल फास्फोरस माचिस होती है, माचिस की सतह पे जो सरफेस होती है, जो सतह होती है उस पे क्या होता है? रेड फास्फोरस लगा होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये अपर रूप। अब अपर रूप होते क्या पहले ये समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपर रूप क्या होता है? जैसे कार्बन है, हमें सब पता है कि कार्बन जो होता है, कार्बन का जो हीरा होता है वो भी कार्बन का ही एक अपर रूप होता है।
एलोट्रॉप, कार्बन का एक अपर रूप का, और ग्रेफाइट जो होती है हमारी पेंसिल, जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक ब्लैक होता है जिससे लिखते हैं, वो भी क्या है, कार्बन का ही एक रूप है। ठीक है, तो कार्बन के दो अपर रूप हो गए, हीरा, ग्रेफाइट, और भी होते हैं एलोट्रॉप, फुलरीन वगैरह, फुलरीन, बंकमिस्टर फुलरीन, ये सब क्या कार्बन के अपर रूप है। ठीक है, तो ऐसे ही नाइट्रोजन के दो अपर रूप होते हैं, अल्फा नाइट्रोजन जिसकी संरचना क्यूबिक होती है, बीटा नाइट्रोजन जिसकी संरचना हेक्सागोनल होती है, और बीटा नाइट्रोजन कम स्थायी होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप कौन सा, तो कठोर हीरा बहुत कठोर होता है, तो सबसे कठोर अपर रूप कार्बन का हीरा होता है। अब यहाँ पे मैं पूछूं बीटा नाइट्रोजन कम स्थायी है क्या, बीटा नाइट्रोजन जो होता है वो कम स्थायी होता है, अल्फा नाइट्रोजन बहुत ज्यादा स्थायी होता है। ऐसे ही फास्फोरस के भी दो अपर रूप होते हैं, सफेद फास्फोरस P4 जिसे बोलते हैं, लाल फास्फोरस जिसे P बोलते हैं। केवल जो लाल फास्फोरस है वो क्रिया नहीं करता है, मतलब समझ लो वो चुपचाप छिया के बैठता है, दुनिया के मोह माया से उसे लेना देना नहीं, मतलब स्थायी है। ठीक है, और जो सफेद फास्फोरस है या जल्दी जल्दी सबसे क्रिया करता है या अत्यधिक ही क्रियाशील होता है। ये बात अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह चीज अच्छे से ध्यान रखेंगे। और ये जो फास्फोरस है, ये जो फास्फोरस आगे पढ़ेंगे फास्फोरस के अपर रूप, अभी हम पढ़ाएंगे बाद में, अभी तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ केवल। तो फास्फोरस के ये दोनों अपर रूप है, ये दो P4 और P, ये जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, ये बात ध्यान रखना, जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, फास्फोरस के जो अपर रूप है वो जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, मतलब जल में घुलेंगे नहीं ये दोनों अपर रूप, ये पॉइंट लिखना चाहना तो यहाँ पे लिख लेना। और क्या होता है, ये इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जो रेड फास्फोरस होता है, ठीक है, उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया, माचिस की सतह पर लगाया जाता है। रेड फास्फोरस माचिस की सतह पे लगाया जाता है। ठीक है, ठीक, और समझ लो इसका जो P4 है, इसका सॉरी जो इसका P है उसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, गलना, इसका गलना मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होने लगता है, ये गलनांक नहीं, दहन पॉइंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जलने लगता है। क्या होने लगता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इसे वायु मिल गई तो वायु में ये जलने लगता है, और जल के क्या बना देगा, फास्फोरस बना देता है, लाल फास्फोरस। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जो सफेद फास्फोरस होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो सफेद फास्फोरस होता है वो केवल 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु से क्रिया कर लेगा और क्या बना देता है, लाल फास्फोरस बना देता है। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास ये सफेद फास्फोरस है और उसको वायु मिल गई कहीं पे, तो वो क्या कर लेगा, बना लेगा, लाल फास्फोरस बना देगा। ठीक है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बहुत अपघटित हो जाता है, मतलब क्रिया करने बहुत ही क्रियाशील, मैंने बताया ना सफेद फास्फोरस बहुत ही क्रियाशील होता है। ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये वायु से क्रिया करके अब फास्फोरस बना लेता है। ठीक है, जो लाल वाला फास्फोरस है उसे बना लेता है। ठीक है, और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेता है, जो कि क्या जलनशील हो जाता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेगा P4। ठीक है, P फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5, ये बना लेगा P2O5। तो ये हमारे हो गए अपर रूपता के बारे। तो इसकी आगे हम डिटेल में क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे आगे। तो ये अपर रूपता के बारे में तुम्हें लिखना कितनी बातें वो मैंने आपको बातें बता दी कि नाइट्रोजन के ऐसे लिखना, नाइट्रोजन के दो अपर रूप होते हैं, अल्फा नाइट्रोजन जिसकी स्ट्रक्चर क्यूबिक होती है घनी, और बीटा नाइट्रोजन जिसकी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होती है षटकोणीय। ठीक है, बीटा नाइट्रोजन कम स्थायी होता है जबकि अल्फा नाइट्रोजन सामान्य तौर पर ज्यादा स्थायी होता है, ऐसे लिख लेना। फिर ऐसे ही फास्फोरस के भी दो अपर रूप होते हैं, सफेद फास्फोरस जिसे P4 कहते हैं, लाल फास्फोरस जिसे P कहते हैं। लाल फास्फोरस लाल फास्फोरस स्थायी होता है, मतलब किसी से ज्यादा क्रिया नहीं करता, निष्क्रिय होता है। जो सफेद फास्फोरस होता है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, और ये वायु से क्रिया करके तुरंत ही फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेता है और ये जलने भी लगता है वो जल्दी से। ठीक है, तो माचिस पे इसका उपयोग भी किया जाता है रेड फास्फोरस का, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और कार्बन के मैंने बता दी, कार्बन के भी लिखना चाहना तो, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन पर बात पढ़ा है तो कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना कार्बन के कौन कौन से होते हैं, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये तीनों क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप या अपर रूप होते हैं, ये बात ध्यान रखना। सबसे कठोर कौन सा होता है कार्बन का एलोट्रॉप, हीरा, क्योंकि हीरा बहुत कठोर होता है, हीरे को नहीं तोड़ पाओगे ना। तो ये आज की बातें रही, तो हमारे सारे के सारे गुण हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके में हम क्या पढ़ेंगे, चलो बताते हैं उसमें क्या पढ़ेंगे, इसे नोट करो फिर आगे बढ़े, नोट करो आगे बढ़े। ओके, रेस कर दो, चलो रेस करता हूं, इसे नोट कर लेना। ओके, तो आज हमने इतनी बातें की। ठीक है,
तो इतनी बातें आज हमने कि जो हमने क्या क्या पढ़ा देख लो, एक बार रिवाइज कर ले फिर बताएं उसके बाद। ठीक है, तो पहले तो हमने पढ़ा, पहले रिवाइज कर लेते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट होते, पी ब्लॉक तो कल पढ़ा था नाइट्रोजन परिवार के एलिमेंट। तो हमने कहा नाइट्रोजन परिवार के तत्व वे तत्व जिन्हें आवर्त सारणी के वर्ग 15 मतलब 5th ए में रखा गया, 5th ए, इसमें 5th ए में रखा गया है। क्या क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब ये एलिमेंट तो सबको याद ही होने चाहिए 5 के 5। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आते हैं नाइट्रोजन फैमिली में, जिसमें नाइट्रोजन क्या है मैंने बताया अधातु है, फास्फोरस भी अधातु है, आर्सेनिक भी अधातु है, एंटीमनी भी अधातु है। आर्सेनिक और ये उपधातु है दोनों, ये दोनों उपधातु है और ये क्या है? धातु है। ठीक है, इतनी बातें हमने की। फिर हमने कहा इनसे जो यौगिक बनेंगे उन्हें निक्टाइड कहते हैं और इन तत्वों को क्या कहते हैं? निक्टोजन। ठीक है, फिर हमने कहा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np कितना होता है? Np3 होता है। हमने बताया कि किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे में से आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब p में 3 इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। उसके बाद हमने इसकी आक्सीकरण संख्या देखी, संयोजकता देखी, तो क्या होती है? जनरल संयोजकता ये कितनी? +3 संयोजकता प्रकट करते हैं, जबकि नाइट्रोजन +3 दिखाता है, आर्सेनिक ये सब 3 दिखाते हैं, जबकि फास्फोरस 5 संयोजकता भी दिखाता है। क्यों दिखाता है इस पे भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया, क्योंकि इसके पास बाहरी कक्षा में, इसकी बाहरी कक्षा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं और d ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, उच्च ऊर्जा के रिक्त d ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी संयोजकता का प्रसार कर लेता है। इसलिए ये क्या है? 5 संयोजकता भी दिखाता है और 3 संयोजकता भी दिखाता है। उसके बाद हमने देखा आयरन विभव की बात की, फिर उसके बाद हमने परमाणु त्रिज्या की बात की कि त्रिज्या क्या होती है। तो हमने देखा जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे आ रहे थे, इसकी त्रिज्या कम, फिर उससे ज्यादा इसकी, फिर उससे ज्यादा, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ रही थी, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही थी। अगर परमाणु त्रिज्या, फिर हमने आयनन विभव देखा कि अगर परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है तो इसका मतलब है आयनन विभव घटेगा, तो आयनन विभव घटने लगा। ठीक है, परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही थी। ठीक है, ऐसे देखो परमाणु त्रिज्या जब हम ऊपर से नीचे आए तो क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, क्या हो गई? बढ़ गई। ऐसे देखो। ठीक है, कोई भी ग्रुप है नीचे आए, ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या क्या हुई? नीचे आ रहा है ऊपर से, तो परमाणु त्रिज्या क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, परमाणु त्रिज्या क्या हो गई? बढ़ गई परमाणु त्रिज्या। और आयनन भी अगर परमाणु त्रिज्या बढ़ गई तो आयनन भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई? ये भी हमने बात की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई थी? घट गई थी, ऊपर से नीचे जाने पर घट गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा धात्विक करैक्टर भी था वो बढ़ गया था। तो ये सारी बातें हमने डिस्कशन की। तो अब हमारा जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व थे उनके सामान्य लक्षण हो गए। अगर क्वेश्चन मैंने बताया क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, याद में पी, एआस, एंटीमनी, बिस्मथ की आवर्त सारणी में विवेचना कीजिए तथा इनके प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। या ग्रुप 5th ए ऐसे आ जाएगा, 5th ए के एलिमेंटों की आवर्त सारणी में विवेचना करो तथा इनके रासायनिक गुणों का वर्णन करो, या किन्हीं 4 गुणों का वर्णन करो या प्रमुख गुणों का वर्णन करो। या आ जाएगा नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में विवेचना करो और इनके प्रमुख गुणों का वर्णन करो। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आया, आप पीछे सवाल उठा के देख सकते हैं, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये अब हमने इनके गुणों का वर्णन कर लिया है, इनके गुण पढ़ लिए सब, ओवरऑल इनके गुण पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे एक एक करके। तो नाइट्रोजन के यौगिक पढ़ेंगे, तो नाइट्रोजन के यौगिक में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे N2 नाइट्रोजन गैस कैसे बनाई जाती है, कैसे क्या कहाँ पाई जाती है, किन किन यौगिकों में पाई जाती है, कहाँ से इसको बनाएंगे, इसमें कैसी स्मेल आती है, कैसी दिखाई पड़ती है, कैसी क्या कितना गलनांक होता है, कितना क्वथनांक होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो, और वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड में शेयर करो। रोजाना एक वीडियो लेक्चर अपलोड मिलेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से नोट्स बनाते रहो और कमेंट में बताते रहो कि समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो वैसे ही हम आगे इंप्रूव करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, गुड नाइट एवरीवन।